जिस मेहनत से तू भाग रहा है यही एक दिन तुम्हें सफलता दिलाएंगे। झोंक दो खुद को इसी आग में, एक दिन यही आग तुम्हें हीरा बनाएंगी। एक महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत है। एक ऐसी कहावत, एक ऐसी जगह जहां दिन में भी आप तारे देखेंगे। एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जिसे क्यू पर बेल्ट का राजा कहा जाता है। एक ऐसी जगह आज मुखातिब कराऊंगा जिसे यमराज का घर कहा जाता है। तो आइए एक महत्वपूर्ण कंटेंट में हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें, पूरे मनोवेग से जुड़ें और इस पूरे महत्वपूर्ण कंटेंट का एक आनंददायक तरीका अपने साथ समाहित करें। प्लूटो, जिसे यम कहा गया जब हम छोटे थे, यानी जब हम अपने मान के चले आज के 10 साल पहले और या उससे पहले मान लें अभी, जब हम हाई स्कूल में रहे होंगे या फिर हम उससे भी छोटे रहे होंगे, तो उस समय हमें एक व्यवहारिक ज्ञान दिया गया और बताया गया कि हमारे ग्रहों की संख्या 9 है और हम उसी ज्ञान के सारे अपने उसी बचपन के याद किए हुए कंटेंट को अपने साथ लेकर चल रहे थे। अचानक एक दौर आता है और ये कहा जाता है कि नहीं, अब आपके पास 9 ग्रह नहीं है, 8 ही ग्रह हैं। तो हमारे जहन में ये विचार होगा कि क्या वो ग्रह है ही नहीं या वह ग्रह किसी तरीके से लुप्त हो गया है। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आज हम लोगों को मिलने वाली है। आज हम सचमुच दिन में तारे देखने वाले हैं। तो जहां हम यम की बात कर रहे हैं, अभी हम इसे फिलहाल ग्रह मान लेते हैं, अभी हम इसे फिलहाल अपने बचपन की तरह सजो लेते हैं। वो अजीब सी चीजें हैं जो जिंदगी से कब दूर हो जाएं कुछ पता ही नहीं चलता है। हकीकत में जिंदगी एक पड़ाव है, यहां हर वो चीज आने वाली आपसे कब दूर जाएगी आपको एहसास नहीं होगा। ऐसे ही हमारा यम जो हमारे जिंदगी में लगातार 15 वर्षों तक जुड़ा रहा, जहां हम 9 ग्रह की बात करते रहे, वो कब 8 में बदल गया ये पता ही नहीं चला। अभी हम फिलहाल मान लेते हैं 9, अभी फिलहाल हम जी लेते हैं अपना बचपन। तो 9 ग्रह मान के चलते हैं। एक दौर था जब हमारे पास 9 ग्रह हुआ करते थे। उन्हीं 9 ग्रहों में एक ग्रह था यम, जो उस समय सबसे छोटा ग्रह कहा जाता था। उस समय की बात कर रहा हूं जब ये ग्रह था, उस समय यह सबसे छोटा ग्रह कहा जाता था। इसका जो व्यास है वाकई में बहुत ही कम था। इसका व्यास 2300 किलोमीटर है। 2300 किलोमीटर जो पृथ्वी का मान के चलें 18% है, यानी बहुत ही कम। 2300 किलोमीटर पृथ्वी का 18% व्यास मात्र रखने वाला ये ग्रह, जिसे हम सबसे छोटा ग्रह कहते थे, हमारे पूर्वजों ने ये माना, हमारे पूर्वजों ने ये हमें बताया कि आदमी मरने के बाद तारा बन जाता है। आदमी की जब ऊर्जा नष्ट होती है तो वो जाकर के किसी एक छोटी सी ऊर्जा में हमारे अंतरिक्ष, हमारे आसमान में चमकने लगती है। और उन्होंने हमें एक दूर तारा दिखाने का प्रयास किया जो सचमुच हम कभी देख ही नहीं पाए। एक धुंधली सी रोशनी जिसे किसी ने देखा था, जिसे किसी टेलीस्कोप, किसी चित्रांकन के माध्यम से ही पाया गया था। उन लोगों के द्वारा ये बताया गया कि हम बहुत दूर एक तारे में चले जाते हैं, वो तारा है यम, जिसे हम यमराज का घर कहा करेंगे। क्या कहेंगे? यमराज का घर। ये बात बोला किसने? हमारे पूर्वजों ने। जाहिर सी बात है कि अगर यम एक ग्रह था, अगर एक यम ग्रह है तो इसका संबंध सूर्य से जरूर होगा। तो सूर्य से इसका संबंध किस तरीके से था, ध्यान दीजिएगा। सूर्य से इसका संबंध 5092 यम के किलोमीटर की दूरी पर है। यानी हकीकत क्या है, जो नाता है वो बड़ा दूर का है, जो ये रिश्ता है बहुत दूरी का है। यानी बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर मिलियन किलोमीटर का मतलब मैंने आपको बार बार बताया है 10 लाख किलोमीटर होता है। आप गुणा करके देख सकते हैं कितनी ज्यादा भयानक दूरी है। इतने दूरी पर था यम। जब सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि कितना टाइम लेगा। सचमुच यहाँ 5.5 घंटा लग जाता है सूर्य का प्रकाश पहुंचने में। सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 5.5 घंटा, बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। यानी ये जो ग्रह है वाकई में कैसा हो जाएगा, फिर बर्फीला होगा,
बर्फदानों ही कहा जाएगा, क्योंकि वहां पूरी तरीके से बर्फ मिलेंगी आपको। अब देखना जरा कुछ महत्वपूर्ण बातें और, ये अन्य ग्रहों की तरह यह भी परिक्रमा करता है, अन्य ग्रहों की तरह इसका भी परिक्रमण काल है, लेकिन कितना है, 248 वर्ष है। अद्भुत। जितना ज़्यादा दूर हैं आप उतना ही ज़्यादा आपको दूरी तय करनी होगी सूर्य का चक्कर लगाने में। इन्हें लग जाता है 248 वर्ष, यानी एक ही वर्ष यहाँ रहना मुनासिब नहीं हो पाएगा जिंदगी का, 248 वर्ष। और इनका जो परिभ्रमण काल है वो 6 दिन का है, 6 दिन 9 घंटा 17 मिनट और मामला है 4 सेकेंडों का। ये इतना है इसका परिभ्रमण काल, यानी एक दिन का मान। दिन भी काफ़ी बड़े हैं, ये आप देख पा रहे हैं, वर्ष तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है हकीकत में। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लगे हाथ इनके बारे में लेते रहें। यह अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में घूमता है, जैसा कि अरुण घूमता है। यह अपने अक्ष पर विपरीत घूमता है जैसा कि अरुण घूमता है। यहाँ भी सूर्योदय वही उल्टा होगा जैसा अरुण पे होता है। महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने साथ समाहित कर पाए होंगे, मैं मान के चलता हूँ। विपरीत घूमना, अगर कोई अपने अक्ष पर विपरीत घूमेगा तो वहाँ मामला बिगड़ जाएगा। अगर हमारी पृथ्वी अभी अपने अक्ष पर विपरीत घूमना शुरू कर दे तो बहुत कुछ इधर का उधर हो जाएगा। इस प्रक्रिया से भी जोड़ूंगा जब आपको पृथ्वी के महत्वपूर्ण कंटेंट में शामिल करूंगा। अभी फिलहाल इतना ये मान के चलें कि हमने परिभ्रमण जाना, परिक्रमण जाना, इन सारी बातों को हम लोग चर्चा में ले चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, अगर आपकी कल्पना है कि नहीं फिर भी मैं इस ग्रह पे कदम तो रखना चाहूँगा, क्यों नहीं, यहाँ हमारे खगोलविदों ने, यहाँ हमारे वैज्ञानिकों ने ये प्रयास भी तो कर डाला। उनको पता चला कि अगर आप इस पर कदम रखेंगे, किसी भी विशेष सुविधा के साथ जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो मुनासिब नहीं है ना, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है -248 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, तो आपका तो पल भर में सारी नसें आपकी ब्लॉक हो जाएंगी, यानी आपकी डेथ हो जाएगी। फिर तो आप यहाँ एक भी पल नहीं रह पाओगे, यानी एक भी मिनट नहीं जीवित रह सकते हैं बिना किसी सुरक्षा से। तो मान लो आप आधुनिक सुरक्षा से लैस हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी अपने शरीर पर धारण कर चुके हैं, फिर भी अगर आपको इसके धरातल पर छोड़ दिया जाएगा तो आप चल नहीं पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे। जानते क्यों? और आप चल कभी नहीं पाते थे, कब नहीं पाते थे? जब आप काफ़ी छोटे थे, जब आप प्रयास कर रहे थे पहला कदम रखने का, ठीक वही नज़ारा आपके सामने आ जाएगा, आप उसी तरीके से चलेंगे और गिर जाएंगे। कारण यह है, अगर यहाँ कोई 70 किलोग्राम का मनुष्य है ना, फिर यहाँ तो मान के चलना उस मनुष्य का यहाँ वजन बहुत ही कम होने वाला, बहुत ही ज़्यादा 5 से 6 किलोग्राम। तो 5 से 6 किलोग्राम का बच्चा कितना चलने वाला है? गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी बहुत ही कम हो जाएगी। अगर आपका वजन 45 किलोग्राम है तो आप सोचना ही मत, क्योंकि आपका वजन अब यहाँ 3 kg का होगा, जिसमें आप बिल्कुल अपने पैरों में गति नहीं ला पाएंगे। कहानी बड़ी अलग है, तो आप इस रोचकता को शामिल करें और इस रोचक ग्रह के बारे में पूरे रोचक तरीके से और एक रोचक कहानी अपने मन मस्तिष्क में सजाएं, क्योंकि हकीकत है कि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो मेरा काम है आपको एक बेहतर ढंग से बेहतर कंटेंट, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें आप तक शेयर करनी। आपकी तैयारी कुछ इस कदर हो, जब आप बैठें तो आप किसी से कह सकें कि मेरी टॉपिक तैयार है ग्रह वाली। ऐसा नहीं अधूरा ना ले जाएं, पूरा ले जाएं, आप जरूर सफल होंगे। तो यहाँ तक की बातें मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ, जहाँ तक ये तो एक कोरी कल्पना मैंने आपके सामने रख दी। यहाँ इनके रंगों की बात कर लूँ, इनके रंग बिरंगे रंग हैं। ये काला है, ये नारंगी है, ये काला है, नारंगी है और ये सफ़ेद है। एक ऐसा ग्रह है जिसने अपने रंगों से भी आपको प्रभावित कर दिया होगा कि मैं एक ही रंग का नहीं हूँ। सूर्य का प्रकाश मेरे इस ध्रुव पर पड़ेगा ना, उत्तरी ध्रुव पर, तो मेरा रंग कुछ और पाओगे, और जब दक्षिणी ध्रुव पर पड़ेगा तो मेरा रंग कुछ और पाओगे। मैं तो पल पल बदलने वाला हूँ, मैं तो पल पल बदलने वाला हूँ। मैं ही तो आपकी जिंदगी का अपहरण करने वाला हूँ। मैं ही तो यमराज हूँ
मेरे रंग की बात कौन करेगा, क्योंकि मैं कभी काला, मैं कभी नारंगी, मैं कभी सफ़ेद आपके सामने हो जाने वाला हूं। ये महत्वपूर्ण ग्रह आपके साथ जोड़े रखा हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने चल रही है। ध्यान दीजिएगा, क्लाइड टॉम्बेग, एक नाम आप याद यहां से करना शुरू करेंगे हम, क्लाइड टॉम्बेग, ये हैं खगोलविद, अमेरिका के खगोलविद यानी एक वैज्ञानिक। क्लाइड टॉम्बेग ने 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में क्या की खोज, किसकी, इसी ग्रह की, इसी अपने यम की। इसके पहले बस कोई जानता नहीं था, वो एक अलग बात थी, एक धारणा थी बस। 1930 में इन्होंने इसको खोज लिया, क्लाइड टॉम्बेग ने इसको खोजा, और जब ये खोज हो चुकी तो बहुत कुछ खोजा जाएगा। इनके उपग्रहों की भी खोज हुई, 1930 में इसकी खोज हुई क्लाइड टॉम्बेग द्वारा। इसके बाद इसके उपग्रह खोजे गए, एक तो चायरान को खोजा गया और एक हुआ आपका हाइड्रा और एक है आपका निक्स। इन्हें आप याद रखिएगा, चायरान, हाइड्रा, निक्स, ये जो उपग्रह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभार एग्जाम में ये उपग्रह संबंधी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चायरान की खोज हुई थी 1978 में, इन दोनों की खोज हुई थी 2005 में। चायरान 1978, हाइड्रा 2005, निक्स भी 2005 में, और एक था केरवर्स का, इसकी खोज हुई 2011 में इसकी खोज हो गई। और एक उपग्रह कुछ ऐसे करके है स्टाइक्स, जी हाँ, पांचवा आप इससे लिख सकते हैं स्टाइक्स, इसकी खोज हुई 2012 में। यानी ये 5 उपग्रह अभी तक खोजे गए हैं किसके, यानी 5 चांद है किसके पास, हमारे यम के पास। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये चायरान, ये लगभग यम के बराबर है, अद्भुत है। जो इनका चांद है ना, इन्हीं के बराबर है, जो लगभग यम के बराबर है। इसलिए वैज्ञानिक कभी कभी मतभ्रांत हो गए कि कहीं ये इसका एक अलग टुकड़ा तो नहीं, कहीं दोनों भाई तो नहीं, परंतु ऐसा फिलहाल एक विचार ही रहा, कोई बहुत बड़ा ठोस प्रमाण उस पर किसी ने नहीं दिया। विचारों का आदान प्रदान होता रहा, लोग इस बारे में भ्रमित भी रहे और सोचते भी रहे। ये सारी बातें, जहां एक हमारे यम को, जहां इस टॉम्बेग ने जिसे खोजा है वो कुइपर बेल्ट का राजा है। कुइपर, ये बेल्ट क्या है आप इसको भी जान लें। कुइपर बेल्ट का राजा किसे कहेंगे, यम को। कुइपर बेल्ट का राजा है यम। आप सोचेंगे सर ये क्या है, ये हकीकत में ये है, देखना, ये आपका मान के चलो सूर्य है, इसके चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं। जहां हमारे 8 ग्रह हैं वो कुछ इस तरीके से लाइन में इसका चक्कर लगा रहे हैं। इसी जो एक दीर्घ वृत्ताकार संरचना आपके सामने बन चुकी है, इसी से थोड़ा सा दूर जाएंगे आप, थोड़ा का मतलब बहुत ही, ये प्रकाश वर्ष की दूरी की बात हो रही है, तो अलग एक दिशा में आपको छोटे छोटे चट्टान, बर्फ के टुकड़े आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उन्हीं टुकड़ों में आपको मिलेगा यम, उन्हीं के बीच में, यानी वो काफी अलग है। जहां हमारे सारे ग्रह हैं उनसे यम थोड़ा सा हट करके है और उसका एक अलग सा बेल्ट मान लिया गया है, एक अलग सी संरचना उसे मान ली गई है। आप ये मान के चलें, अगर मैं यहाँ कह दूं यहाँ छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसके बाद फिर से इस तरीके की संरचना बनी हुई है, यहाँ पर आपका यम है, तो हमारे सारे ग्रह यहाँ हैं, यम यहाँ है, इसका मतलब वो हमसे काफ़ी अलग है और उसको अलग बेल्ट के नाम से जाना गया, उसे कहा गया कुइपर बेल्ट। और कुइपर बेल्ट का राजा कौन है, यम। क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे चमकीली चीज अगर मिलेगी तो यम मिलेगी। सबसे चमकीला कौन है, कुइपर बेल्ट में सबसे चमकीला कौन है, यम। जैसे हमारे सौर मंडल में सबसे चमकीला तो सूर्य है, लेकिन हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आप शुक्र कहेंगे। लेकिन कुइपर बेल्ट का सबसे चमकीला कौन है, तो यम। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। जहां हम लोग बात कर रहे हैं ये कुइपर बेल्ट के राजा हैं, ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अगस्त 2006 में, जहां हम अब तक ये मान के चल रहे थे कि हमने कहा ना कि अभी हम इन्हें फिलहाल ग्रह मान लेते हैं, अब तक हमने इन्हें ग्रह माना, परंतु 24 अगस्त
सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इस बारे में आपने किसी एपिसोड में हमसे मुखातिब होकर के देखा होगा, बहरहाल अभी इतना समझें। 24 अगस्त सन 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यम को ग्रह की कैटेगरी से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर यम को भी ग्रह माने रहेंगे तो आगामी आने वाले कुछ वर्षों में हमें बहुत से ग्रह को ग्रह मानना पड़ेगा। इन्होंने परिभाषा चेंज की और कहा कि जो सूर्य का चक्कर लगाएगा, जरा ध्यान देना, यहाँ क्या हुआ कि बात बोला गया जो सूर्य का चक्कर लगाएगा ग्रह कहलाएगा। यम ने इस कैटेगरी का पालन किया, यानी इस नियम का पालन किया। सूर्य का चक्कर लगाएगा ग्रह कहलाएगा। दूसरी बात क्या बोला इन्होंने कहा जो जिसका मास लिख रहा हूं, यानी द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान इतना हो कि वो अपने आप को गोल रख सके। पहला तो नियम ये था कि सूर्य का चक्कर लगाएगा। दूसरा काम करना ये होगा कि आपके अंदर इतनी ताकत हो, इतनी ग्रेविटी पावर हो, इतना ज़्यादा मास हो आपका कि आप अपने आप को गोल रख सके। यह भी कर रहा था यम, फिर क्यों हटा दिया? तीसरा महत्वपूर्ण कारण अब समझना यम क्यों हटा है। तीसरा, ये जो परिभाषा चेंज हुई इसमें एक पॉइंट और जोड़ी गई और कहा गया आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए कि आपके आसपास गंदगी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपके आसपास अगर अन्य टुकड़े भी घूम रहे हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उसे अपनी तरफ खींच सकें। ये बात बोली गई और यही यम फंस गया, क्योंकि क्योपर बेल्ट का राजा है, इसके आसपास तमाम टुकड़े घूम रहे हैं और इनकी ये पावर नहीं, यानी इनके अंदर ये क्षमता नहीं कि वो इसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकें या अपने आप में जोड़ सकें। जब इस नियम का ये पालन नहीं कर पाए तो इन्हें 24 अगस्त सन 2006 को यम को ग्रह की कैटेगरी से अलग कर दिया गया। अब हमारे पास 8 ग्रह बचे, तो हम 9 से कैसे 8 पर आए हैं, इस बात की कहानी शायद हम समझ पाए हैं। क्लियर है ना? तो 9 से 8 पे आने का कारण यही था क्योंकि इनका तीसरा जो नियम था, इनके पास द्रव्यमान तो था फिलहाल, लेकिन इनके पास इतनी पावर नहीं थी कि अपने आसपास की जो गंदगी है, यानी आसपास का जो टुकड़े हैं, उन्हें ये अपने साथ समाहित कर पाए। ये बेचारे नहीं कर पाए, अतः इन्हें क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। यहां तक की बातें क्लियर है। एक मिशन है न्यू होराइजन्स, एक मिशन है जो इस पर भेजा गया है, इकलौता एकमात्र मिशन न्यू होराइजन्स। ये मिशन आप याद रखेंगे। इस मिशन को भेजा गया 2006 में, पहुंचा ये 2015 में, यानी 9 वर्ष इसे लगे यम की आसपास पहुंचने में। जबकि यम की कक्षा में प्रवेश नहीं किया, 12,300 किलोमीटर की दूरी पर रहा, लेकिन इतनी ज़्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी से यह लैस था कि इसने उतनी दूर होते हुए भी यम की तमाम पिक्चर खींच ली और हमारे पास हमारे धरती को प्रोवाइड करा दिया, जिसके माध्यम से हम लोग ये जान पाए, तमाम इसके बारे में बातों को समझ पाए कि यहाँ पर 97% तो क्या है? नाइट्रोजन है भाई, 97% नाइट्रोजन है और भी अन्य चीज़ें हैं। 2.5% तो मान के चले यहाँ मीथेन है, यानी बहुत ही खतरनाक गैसों का समावेश है। यहाँ सांस लेना दुर्लभ है, आप नहीं ले पाओगे, बहुत ही खतरनाक ये जगह है। ये सारी पिक्चर जब सामने आने लगे तो वहाँ पता चला कि इसका पूरा धरातल कठोर है, इसके 1/3 हिस्से पर पानी है। 1/3 हिस्सा कैसा है? पानी है। देखना जरा, क्योंकि अब एक मिशन हमने भेजा हुआ है ना, न्यू होराइजन्स करके एक मिशन हमने भेजा, एक अंतरिक्ष यान भेजा हुआ है। अब तो मैं जानकारी लूँगा ना, और अब जानकारी शेयर भी करूँगा। तो इस मिशन ने जब ये काम किया 2015 में, इसने भेजा कि यहाँ की जो धरातल है, यहाँ की जो चट्टानें, यहाँ का जो वायुमंडल है, इस सारी बातों को ले जाओ आप। 97% नाइट्रोजन, 2.5% मीथेन है, और यहाँ का वायुमंडल दुर्लभ है आपके सांस लेने के लिए। यहाँ की जो धरातल है, यहाँ का जो बनावट है वो काफ़ी कठोर है, यहाँ का ग्रेविटी पावर बहुत ही कमज़ोर है, अतः आप यहाँ चल नहीं सकते हैं। ये सारी बातें अब हमारे सामने आ चुकी थी। 1/3 हिस्सा पानी है, जो हमारे धरातल पे स्थित पानी का 3 गुना है,
यानी पानी की मात्रा बहुतायत मात्रा में है, परंतु वो पूरी तरीके से बर्फ बन चुकी है। वो क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि आप पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 5.5 घंटे का समय ले लेता है, जो आपको गर्मी प्रदान नहीं कर पाएगा। तो खतरनाक बातें तो आप जान ही रहे हैं, बहुत ही उल्लेखित है, ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं कर ही रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण बात तो आप बताऊंगा कि अगर आप ध्यान दें तो मैंने अभी कहा कि सूर्य से काफ़ी दूर है, ये प्रकाश 5.5 घंटे के समय में पहुंचेगा। यहाँ इतना अंधेरा होता है, यहाँ दिन में भी इतना अंधेरा होता है कि आपको तारे दिन में भी दिख जाएंगे। जानते क्यों? क्योंकि आप काफ़ी दूर हैं, प्रकाश आपके कुछ हिस्से पे तो बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाता है। आप उस जगह जब आप खड़े रहेंगे तो दिन में इतना ज़्यादा इसका वायुमंडल इतना कमज़ोर है। वायुमंडल कमज़ोर होने का भी कारण है क्योंकि जब सब कुछ बर्फ बन जाता है तो वायुमंडल अपने आप कमज़ोर हो जाता है। वायुमंडल कमज़ोर होगा तो आप बिल्कुल साफ तरीके से आसमान को देख पाएंगे। हमारा वायुमंडल अपेक्षाकृत काफ़ी मजबूत है, अतः हम दिन में तारों को कैसे देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे। लेकिन वहाँ अगर आप हैं तो काफ़ी अंधेरा रहेगा, वायुमंडल काफ़ी कमज़ोर रहेगा, अतएव आप ऐसी जगह रह करके दिन में तारों को भी देख सकते हैं। यही मैंने कहा कि एक ऐसा ग्रह है जहां हम दिन में तारे देख सकते हैं। यम का जो नाम है, बहुत अद्भुत कहानियां सब कुछ है। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली एक लड़की, ऑक्सफोर्ड लंदन, बोर्निया वर्ने, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली एक लड़की बेनेसिया वर्ने, याद रखना जरा इस चीज को, कहाँ पढ़ती थी? ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करती थी। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली एक लड़की ने कहा, अंधेरे का राजा, यानी अंधेरे का राजा, रात के अंधेरे में चमकने वाला, रात के अंधेरे का राजा कह लें या अंधेरे का राजा, रोमन भाषा में प्लूटो को कहा जाता है। लीजिए, फिर आगे इनका नामकरण फिर कहाँ से हो गया? रोमन के नाम पर हुआ, एक लड़की के सुझाव पर। पढ़ा तो रोम के नाम पर ही ना, एक लड़की ने सुझाव दिया, वही दिया कि अंधेरे का राजा, क्योंकि यहाँ हमेशा अंधेरा ही तो रहता है। दिन में आप तारे देख रहे हो, इसका मतलब अंधेरा है। तो सारी महत्वपूर्ण बातों से मैंने आपको जोड़े रखा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों से जोड़े रखा, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आप जान पाए हैं। 24 अगस्त 2006 को इस बेचारे को ग्रह की कैटेगरी से अलग कर दिया गया और इसका एक नया नाम रखा गया 134340 और इसे कह दिया गया बौना ग्रह। कैसा ग्रह? बौना ग्रह। ये बात याद रखें। सारी बातें आपके सामने मैंने यम संबंधी रख दी हैं और आपने इस महत्वपूर्ण कंटेंट का अच्छे ढंग से, मुझे लगता है, मजा लिया होगा और ये कंटेंट आपको पूरी तरीके से याद भी हो चुका होगा। और अगर ऐसा कर पाए हैं और आपके लिए लाभकारी है तो बाकी बात आपको ही करना है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नए कंटेंट में। अपनी तैयारी को मेंटेन रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।